हेलो स्टूडेंट्स। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। इसमें से हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस, जिसको हिंदी में हम अनुनाद भी कहते हैं। तो रेजोनेंस को हम समझते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप रेजोनेंस सीखिए। तो देखिए, रेजोनेंस सीखते हैं हम कि सबसे पहले हम देखते हैं, आपने बेंजीन के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर ये भी होता है बेंजीन का, और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है बेंजीन का, और एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बेंजीन का ड्रॉ किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा, ये सेकंड भी और थर्ड स्ट्रक्चर भी। अब इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है या कौन सा स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो इसमें से हम अब देखेंगे। जब हम रेजोनेंस को सीख लेंगे तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। अब देखा होगा आपने कि बेंजीन पे दो टाइप के बॉन्ड हैं। एक है ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एक है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बेंजीन में दो ही टाइप के बॉन्ड हैं, एक है सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी। दो टाइप के इसमें बॉन्ड हैं। और लेकिन होता क्या है कि बेंजीन पे जो इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन होता क्या है कि बेंजीन में दो टाइप की बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेकिन इनमें से कोई भी बॉन्ड लेंथ बेंजीन के अंदर नहीं मिलती, ना ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग मिलती है, ना ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग कोई भी बॉन्ड लेंथ मिलती है। जो बेंजीन के बॉन्ड लेंथ आती है वो अप्रोक्सीमेटली आती है 1.39 एंगस्ट्रॉन। और क्योंकि कार्बन यहाँ पर बेंजीन में दो टाइप के बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, लेकिन बेंजीन में एक ही टाइप के बॉन्ड मिलते हैं, और उन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि बेंजीन ना ही एक्चुअली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये कुछ इनके इंटरमीडिएट टाइप में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ इस वजह से हमको मिल रही है, यानी कि 1.34 और 1.54 के बीच की बॉन्ड लेंथ हमको यहाँ पर मिलती है। अब देखिए, इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बेंजीन ना ही प्योरली इस फॉर्म में पाया जाता है, ना ही इस फॉर्म में पाया जाता है। ये पाया जाता है इनके हाइब्रिड के फॉर्म में। हाइब्रिड मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड का। हाइब्रिड मतलब इन दोनों के इंटरमीडिएट टाइप का स्ट्रक्चर। तो यहाँ हमने हाइब्रिड कैसे ड्रॉ किया है, हमने देखा है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक ये वाला सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पर भी है और इसमें भी है, तो हमने इसको ऐसे ही ड्रॉ किया है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा बॉन्ड है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर दूसरा बॉन्ड नहीं है, तो हमने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली ऐसा यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। ऐसा ही हर जगह के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा ही है, कहीं पर डबल बॉन्ड है तो कहीं पर सिंगल बॉन्ड है। इस वजह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इनको बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब हम देखते हैं रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है। तो रेजोनेंस क्या है कि बेसिकली कंपाउंड क्या होता है कि कंपाउंड, अगर माना किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ किसी एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं हो पा रही हैं। माना जैसे ये एक स्ट्रक्चर हमने बेंजीन के लिए दिया, तो इससे इसी स्ट्रक्चर से इसकी सारी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हो पा रही हैं। तो क्या होता है कि उस कंपाउंड के सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। इससे और भी, जैसे ये स्ट्रक्चर का हमने एक स्ट्रक्चर ये था, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया, तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इनमें एक खास बात ये होती है कि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, एटम का डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा। एटम जो जहाँ पर थे, ये कार्बन यहाँ पर है तो कार्बन यहीं पर रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पर से यहाँ पर शिफ्ट हो गए दूसरे स्ट्रक्चर में, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर से यहाँ पर आ गया है। तो हो क्या रहा है रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाते हैं, लेकिन एटम जो जहाँ पर थे वहाँ पर के वहीं पर रहते हैं। इसको बोला जाता है रेजोनेंस, यानी कि किसी कंपाउंड के
अगर एक ही स्ट्रक्चर से सारी के सारी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हो पा रही हैं तो ऐसे कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं। वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और इन सभी का जो इंटरमीडिएट होता है, इन सभी का इंटरमीडिएट मतलब इसको और इसको मिलाने से लगभग बीच का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड, या इसको ही हम एक्चुअल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर। यानी कि हम जो, हालांकि ये भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है लेकिन हम इसी को एक्चुअल स्ट्रक्चर मान के चलेंगे। और ये सबसे ज़्यादा, इन सभी में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इन सभी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और यही हम एक्चुअल स्ट्रक्चर भी मानकर चलते हैं। इस वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो आएगी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की। यहाँ पर कहीं पर डबल बॉन्ड था और कहीं पर सिंगल बॉन्ड था, तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर देखिए, जैसे माना हमारे पास पहले यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, ये तो हमने ऐसे ड्रॉ किया। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको डॉटेड से, यानी कि पूरा बॉन्ड भी नहीं होगा और जीरो बॉन्ड भी नहीं होगा, हाफ बॉन्ड टाइप का हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, एक बिल्कुल एक बॉन्ड तो कंप्लीट है और दूसरा बॉन्ड हाफ टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। इस वजह से ना ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर मिलता है, ना ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मिलती है। यहाँ पर मिलती है इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, कुछ टाइप की बॉन्ड लेंथ हमको मिलेगी जो होती है 139 पिकोमीटर या 1.39 एंगस्ट्रॉन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये था हमारा जनरल रेजोनेंस क्या है और इसमें कैसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है इन कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के। अब देखिए आगे देखते हैं हम कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस मतलब क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे किसी कंपाउंड में कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं है। जैसे हम मॉलिक्यूल को देख के बता दें कि यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हमारे पास अगर कुछ इस टाइप का सिस्टम हो, पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड हो जैसे कि डबल बॉन्ड है, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो, उसके बाद डबल बॉन्ड हो, तो ये वहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, कोई रेडिकल हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। अगला हो सकता है कि किसी एटम पर लोन पेयर हो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। एक और कंडीशन हो सकती है, कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो, उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर एक बात सभी में कॉमन है कि जो भी जिनके बीच में भी रेजोनेंस या कंजुगेशन हो रहा है वहाँ पर बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड जरूर होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो ये कंडीशंस कहलाती है कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस या कंडीशन ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं डिलोकेलाइजेशन बोल सकते हैं। डिलोकेलाइजेशन मतलब क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना या फैलना, वो कहलाता है कंजुगेशन। क्या कंजुगेशन वो कहलाता है। अब देखिए इतनी कंडीशंस अगर कहीं पर होंगी तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर रेडिकल फ्री रेडिकल के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कंजुगेशन या रेजोनेंस हो सकता है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कैसे हम देखेंगे कि एग्जांपल के थ्रू कैसे कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है। जैसे हमारे पास अगर हमारे पास कोई, जैसे हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है, ये हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन में क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इस पर, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो एक ही एटम से लूजली बॉन्डेड है, बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड नहीं किए गए हैं। जो इलेक्ट्रॉनों का जो अट्रैक्शन होता है सबसे लूजली बॉन्डेड लोन पेयर होते हैं, उससे कम लूजली बॉन्डेड होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, और सबसे टाइटली बॉन्डेड होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पेयर।
तो क्या होता है, लोन पेयर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह को डिस्प्लेस हो सकते हैं। और होता क्या है यहाँ पर कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेस होने की वजह से, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर है और पाई बॉन्ड पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, डबल बॉन्ड, और जिस साइड को बॉन्ड टूटता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया। अब क्या होता है, अब अगर आगे हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे की तरफ आएंगे और ये क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है तो ये फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होगा तो यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और इस यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देखिए ये तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को कैसे बॉन्ड ब्रेक करके दिखा रहे हैं। अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं रेजोनेंस के, जहाँ पर चार्ज है उसको थर्ड प्लेस पर डाल देते हैं हम। जैसे यहाँ पर 1 मान लें, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो चार्ज को 1 से थर्ड पोजीशन पर प्लेस कर देते हैं और बॉन्ड को एक स्थान पीछे कर देते हैं। तो देखिए जैसे माना अगर हम इसमें बनाना चाहें अगला स्ट्रक्चर सीधे, तो हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज है ये 1 से थर्ड पोजीशन पर चले जाएगा। तो थर्ड पोजीशन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज चले गया और बॉन्ड एक स्थान पीछे आ गया, यहाँ पर आ गया, और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। अब हम ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से ये नेगेटिव चार्ज 1 से थर्ड पोजीशन पर जाएगा और बॉन्ड एक स्थान पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये चले गया, ये 1 से थर्ड पर जाएगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड एक स्थान पीछे आ गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ये फिनॉक्साइड आयन, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन सभी के सभी स्ट्रक्चर में क्या हो रखा है, केवल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एटम का डिस्प्लेसमेंट कहीं पर भी नहीं हुआ है। सभी जगह क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से यहाँ पर से पूरी की पूरी रिंग में फैल रहा है या डिलोकलाइज कर रहा है। डिलोकलाइज मतलब डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है। तो ये था फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इसको जो हम बोलेंगे, इस वाले कंजुगेशन को बोलते हैं नेगेटिव पाई कंजुगेशन। इसको बोलते हैं नेगेटिव पाई कंजुगेशन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये है और ये पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन हो रहा है, इसलिए बोला जाता है इसको नेगेटिव पाई कंजुगेशन। अब देखिए, अब पहले हमारे पास जैसे नेगेटिव पाई कंजुगेशन है, ऐसा ही हो सकता है कि कोई हमारे पास यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास CH2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है CH2 पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये क्या होगा, ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो जैसे ही खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा ये बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड को CH2 पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्योंकि इस साइड के बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। या तो फिर आगे हम बॉन्ड ब्रेक करके देख लें, या फिर अपने शॉर्ट रूल से देखें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1 से थर्ड पोजीशन पर डिस्प्लेस करेंगे और बॉन्ड एक स्थान को पीछे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज थर्ड पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। अगला स्ट्रक्चर फिर से हम ड्रॉ करना चाहें तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से थर्ड पोजीशन पे और बॉन्ड एक स्थान पीछे आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, डबल बॉन्ड CH2। फर्दर लास्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज फिर से 1 से थर्ड पोजीशन पे, बॉन्ड एक स्थान पीछे आएगा, डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव। फाइनली उसी स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं हम जहाँ पर से स्टार्ट किया था। तो हमें स्टॉप कर लेना है रेजोनेंस। तो ये भी ये हो गया दूसरा टाइप हो गया, जहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव पाई कंजुगेशन।
ये तो बात होगी दूसरी पॉजिटिव, एक हमने नेगेटिव पाई कंजुगेशन पढ़ लिया, दूसरा पॉजिटिव पाई कंजुगेशन। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास रेडिकल पाई कंजुगेशन। रेडिकल पाई कंजुगेशन, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, जैसा हमारे पास उसमें हो रहा था, यहाँ पर रेडिकल क्या होगा, पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में जाएगा। तो यहाँ पर भी सिमिलर स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करना चाहे शॉर्ट में, तो 1 से 3rd पोजीशन पर रेडिकल को डाल देंगे और बॉन्ड एक स्थान पीछे रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3 पे रेडिकल आ गया, बॉन्ड एक स्थान पीछे चले गया, तो डबल बॉन्ड CH2 कुछ ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें, तो यहाँ पर से ये जो रेडिकल होगा ये 3rd पोजीशन पर यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर से डिस्प्लेस होगा तो 1 से 3rd पे यहाँ पर रेडिकल डबल बॉन्ड CH2 और अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा उस पर हो जाएगा यहाँ पर CH2 रेडिकल, यहाँ पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो ये हो गया रेडिकल पाई कंजुगेशन, जहाँ पर रेडिकल पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में जा रहा है। तो ये हो गया 3rd टाइप का कंजुगेशन, जहाँ पर कंडीशन है जहाँ पर रेजोनेंस पाया जा सकता है। इसके बाद हम अगली कंडीशन देखते हैं रेडिकल पाई कंजुगेशन के बाद, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। जैसे हमारे पास अगर माना फिनॉल है, ये फिनॉल है, तो फिनॉल क्या करता है, फिनॉल पे फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो क्या होगा, ये आसानी से रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही रिंग की तरफ शिफ्ट होंगे तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे की तरफ शिफ्ट हुए, और क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन पेयर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हुआ होगा, इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक कर गया है। तो देखिए जिस साइड की ओर बॉन्ड ब्रेक होता है वहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्योंकि इस साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। उस पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज करने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसने दे दिया यहाँ पर आएगा, और एक ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे माना हमारे पास OH है और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पर OH पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, OH एक इलेक्ट्रॉन इस पर बचा और CH पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH2। तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, कुछ ऐसा टाइप से यहाँ पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर से हम वही करेंगे 1 2 3, 1 से 3rd पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और बॉन्ड एक स्थान पीछे चले जाएगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। फिर से यहाँ पर से नेगेटिव चार्ज 1 से 3rd पोजीशन पर जाएगा, बॉन्ड एक स्थान पीछे आ जाएगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। केवल इलेक्ट्रॉनों का ही डिस्प्लेसमेंट करना है, एटम जहाँ पर है वहाँ के वहीं रहेंगे। अब यहाँ पर से फिर से क्या होगा, 1 से 1 2 3rd पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर जैसे ही जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये OH हो जाएगा और बॉन्ड एक स्थान पीछे आ गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। फाइनली हमें जो इनिशियल स्ट्रक्चर था वही हमें बाद में मिल गया। तो ये हो गया, इसको क्योंकि लोन पेयर और पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विद पाई बॉन्ड हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लोन पेयर पाई कंजुगेशन। ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्रॉ करना, क्योंकि अभी हम बहुत सारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी उनमें हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या फिर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए, वहाँ पर हम इनको यूज करेंगे। तो इनको ड्रॉ करना सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट देखते हैं हम, अब इसके बाद कंजुगेशन का सबसे लास्ट पार्ट है कि
लास्ट में कौन सी कंडीशन है कि जहाँ पर रेजोनेंस और हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट है पाई 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 कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन मतलब जहाँ पर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन हो रहा हो। जैसे हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, ये है बेंजीन का। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद पाई बॉन्ड है सर, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस की कंडीशन है यहाँ पर। तो इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हमें कुछ नहीं करना है, बस बॉन्ड को एक एक स्थान डिस्प्लेस कर देना है। जैसे ये यहाँ पर चले जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस टाइप से हम इस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी बेंजीन के स्ट्रक्चर्स में देखा था शुरू में। तो ये होता है पाई पाई कंजुगेशन, क्योंकि ये भी पाई बॉन्ड है और ये वाला भी पाई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कंजुगेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पाई पाई कंजुगेशन। तो ये 5 कंडीशंस थी जहाँ पर आपको रेजोनेंस या कंजुगेशन होते हुए दिख सकता है। तो इन कंडीशंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि यही कंडीशंस कहीं पर भी होंगी तो वहाँ पर हमें रेजोनेंस होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज़ होती है, अब इतना हमने पढ़ लिया है कि कंडीशंस ऑफ कंजुगेशन क्या होती है। इसके बाद एक चीज़, एक टर्म और होता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या? डिफरेंस बिटवीन मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे अगर हम बेंजीन के केस में देखें तो बेंजीन के केस में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो इस स्ट्रक्चर से हम बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, तो इसको बोला जाता है मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा था बेंजीन का? ये था बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, हमने ऐसे ड्रॉ किया था। तो इन दोनों के बीच का ही एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा रेजोनेंस एनर्जी। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारे पास एनर्जी है, यहाँ पर हमारा मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी होगी, हम इसको E2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होगी, रेजोनेंस एनर्जी जो होगी वो होगी डेल्टा E भी लिख सकते हैं हम इसको, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, क्योंकि ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का ये था और जो रेजोनेंस हाइब्रिड था वो ये वाला था। और हमने ये कहा था कि रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है इन सभी स्ट्रक्चर्स में, और ये है मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दोनों के बीच की एनर्जी जो भी होगी वो रेजोनेंस एनर्जी है। और यहाँ पर से एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात आती है कि रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, यानी कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। जैसे बेंजीन के केस में कुछ आएगी तो उसकी स्टेबिलिटी कुछ अलग होगी, किसी और कंपाउंड के केस में कुछ आएगी तो उसकी स्टेबिलिटी कुछ अलग होगी। तो ये होगी रेजोनेंस एनर्जी की बात। अब हम देख लेते हैं कुछ रूल्स ऑफ रेजोनेंस। रूल्स ऑफ रेजोनेंस कि रेजोनेंस के रूल क्या क्या होते हैं, कि कैसे कैसे हम इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, या और भी क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो देखिए रूल्स ऑफ रेजोनेंस, पहला रूल ये है कि हमेशा जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बीच में डबल हेडेड एरो का यूज़ किया जाता है, डबल हेडेड एरो। जैसे हमने अभी देखा था बेंजीन के जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, ये और ये,
तो इन दोनों के बीच में हमने डबल हेडेड एरो का यूज किया था। तो ये पहला रूल ये है कि हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो का यूज किया जाता है, पहला रूल। दूसरा ये है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं सारे के सारे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जैसे बेंजीन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है तो कुछ प्रॉपर्टी ये वाला स्ट्रक्चर बताएगा, कुछ प्रॉपर्टी ये वाला स्ट्रक्चर बताएगा। या फिर हमने अभी फिनॉक्साइड आयन के जितने भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन जरूर करते हैं, क्योंकि अगर हमें एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज मिलती तो हम इतने सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ ही नहीं करते और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे सारे के सारे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को जरूर डिफाइन करेंगे। तो सेकंड रूल ये हो गया। थर्ड रूल ये है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सिमिलर चार्ज जो अगर होगा, सिमिलर चार्ज शुड नॉट बी present at adjacent पोजीशन। यानी कि अगल बगल वाली पोजीशन पे, जैसे माना यहाँ पर हम जैसे ये देखें बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव, अगर ऐसा कहीं पर दिख रहा है तो ये काफ़ी अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। सिमिलर चार्ज हमेशा दूर दूर होने चाहिए, क्योंकि सिमिलर चार्ज आपस में रिपल्सन कॉज करते हैं। तो अगर ऐसा कहीं पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि अगर माना हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारे पास ये है 1,3-ब्यूटाडाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो हम दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं इसका CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो अब इनमें से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इस चीज़ को बताने के लिए एक रूल होता है, वो ये बोलता है कि जिस वाले कंपाउंड में ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाले कंपाउंड में ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड टूट करके चार्ज में सेपरेट हो गया है। तो ये वाला स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू सेकेंड के। तो फोर्थ रूल ये है कि सभी के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से वो वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा जिस पर ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हैं या जिसमें चार्ज में सेपरेट नहीं हो रखा है, वो वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। ये अगला रूल हो गया। एक और रूल हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो हमेशा नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे आना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे आना चाहिए। यानी कि नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबलाइज होता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे स्टेबल होता है। जैसे हम अगर एग्जांपल देखें इसका, जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो यहाँ पर से क्या होगा, हम मल्टीपल बॉन्ड में कभी भी बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही ब्रेक होगा। तो यहाँ पर से ये बॉन्ड यहाँ की ओर ब्रेक किया हमने और ये बॉन्ड यहाँ की ओर ब्रेक किया, तो यहाँ पर से आ जाएगा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पर हो जाएगा O नेगेटिव और H। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है। अगर माना ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाए CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O पॉजिटिव और H, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, ये हमारे पास एक पहला स्ट्रक्चर ये है, सेकंड स्ट्रक्चर ये है और थर्ड स्ट्रक्चर ये है, और इनमें बोला जाए कि सबसे इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को अरेंज कीजिए तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। अब अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा ये है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेजोनेंस
नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो उससे सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला, उससे कम सेकंड वाला, और सबसे कम स्टेबल होगा थर्ड वाला। ये तो बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर माना जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल वाला स्ट्रक्चर होगा ये। तो ये कुछ रूल्स थे रेजोनेंस के। आज हमने रेजोनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है कि रेजोनेंस होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं। कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें आगे भी रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान हम इनका यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम इन रेजोनेंस के कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।